हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसल्ट केयर। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट में कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट क्या दी हुई है। ये सारे सेक्शन हैं फ्रेंड्स जो कैश ट्रांजैक्शन को लेकर बातें करते हैं। इस वीडियो में मैंने इन सेक्शन का पूरा बेयर एक्ट यूज किया है और उसी को बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि किन चीज़ों के लिए हमें कैश ट्रांजैक्शन अलाउड है, कितनी अलाउड है, क्या लिमिट है। आइए देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन 40A ये एक्सपेंडिचर के बारे में बात करता है। इसका जो क्लॉज 3 है वो ये कहता है कि अगर किसी एसएससी को एक्सपेंडिचर करना है और उसके रिगार्डिंग वो किसी को भी पेमेंट करता है या एग्रीगेट ऑफ पेमेंट करता है एक पर्सन को एक दिन में, तो वो पेमेंट उसे अकाउंट पे चेक, बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू ही करनी है अगर उसकी ट्रांजैक्शन का अमाउंट 10,000 रुपए से ज्यादा है। तो अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसको जो खर्चे की जो है डिडक्शन इनकम टैक्स एक्ट में नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। जो इसका क्लोज 3A है वो ये कहता है कि अगर आपने करंट ईयर में कोई खर्चे की एक्चुअल पेमेंट नहीं की है और उसको एक्रूवल बेस पे बुक करके उसकी डिडक्शन ले ली है और नेक्स्ट ईयर में जाकर उसकी आपने कैश में पेमेंट कर दिया और वो पेमेंट या एग्रीगेट ऑफ पेमेंट एक्सीड 10,000 रुपीज है, मतलब 10,000 रुपए से ज्यादा है, तो भी आपको ये छूट फिर नहीं मिलेगी। उस साल में ये आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इसका एक प्रोवाइजो है, वो ये कहता है कि अगर पेमेंट आप कर रहे हो प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज, मतलब कि फ्रेट वगैरह की पेमेंट अगर आप कर रहे हो, ये गुड्स कैरिंग एजेंसीज वगैरह जो होती है उनको, तो ये लिमिट जो है 35,000 रुपीज की हो जाएगी 10,000 की जगह। तो ये है खर्चे का जो के बारे में बात करता है सेक्शन कि आपको किस तरह से खर्चा करना है। तो इसका क्रक्स यही है कि 10,000 से ऊपर का अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो उसकी जो है पेमेंट आप कैश में ना करें, अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ही करें। नेक्स्ट सेक्शन है 269ST। ये कहता है कि आपको जो कैश रिसीव कितना करना है। तो कह रहा है नो पर्सन शैल रिसीव एन अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपीज और मोर इन एग्रीगेट फ्रॉम वन पर्सन इन अ डे इन रिस्पेक्ट ऑफ ए सिंगल ट्रांजेक्शन और इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू वन इवेंट और ओकेजन। तो आपको 2 लाख से ज्यादा का कैश रिसीव नहीं करना है एक पर्सन से एक दिन में, या फिर किसी भी एक ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में, या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन या नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो एक इवेंट से रिलेटेड हो, तो वो अगर एग्रीगेट 2 लाख से ऊपर बनता है तो भी नहीं लेना। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना था तो उसके लिए आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है, 3 लाख रुपए का आपका कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ है, तो आपने एडवांस बुकिंग के टाइम पे उसको 1.5 लाख रुपया दे दिया इन कैश, और जब उसने फाइनल आपका फंक्शन पूरा कर दिया उसके बाद फिर 1.5 लाख रुपया आपको देना है उसे। तो ये जो 2-1.5 लाख रुपए की पेमेंट है ये वैसे तो 2 लाख से नीचे नजर आ रही है फ्रेंड्स, लेकिन ये एक इवेंट से रिलेटेड पेमेंट्स हैं, तो इन दोनों को एग्रीगेट करके देखना है और ये 2 लाख से ऊपर हो जाएंगी तो इस सेक्शन का वॉयलेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से पेमेंट्स हमको नहीं करनी है रिसीव। हमेशा ही जो है अकाउंट पे चेक, बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या फिर अदर मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, इसी तरीके से हमें जो है पेमेंट्स रिसीव करनी है। अगर आप इस सेक्शन को वॉयलेशन करते हैं तो पेनल्टी कितनी लगेगी? जितना भी आपने कैश रिसीव किया होगा वो पूरे के पूरे कैश के इक्विवेलेंट ही आपकी पेनल्टी भी लगेगी आपके ऊपर। तो कभी भी कैश रिसीव करते वक्त इस सेक्शन का जो है ध्यान जरूर रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेक्शन है 269SS। ये बताता है कि लोन अगर आप किसी से ले रहे हैं तो कितना लेना है। ये सेक्शन कहता है फ्रेंड्स कि जब भी आप किसी से लोन लें या डिपॉजिट लें, रिसीव करें, तो 20,000 से अगर वो ऊपर है तो हमेशा ही अकाउंट पे चेक, बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड प्रेस्क्राइब से ही लेने हैं। 20,000 से नीचे आप कैश में रिसीव कर सकते हैं। अगर आप इस सेक्शन का वॉयलेशन करते हैं तो जितना भी आपने अमाउंट रिसीव किया होगा इन कैश, लोन की तरह या डिपॉजिट की तरह, वो पूरे का पूरा आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, उतनी ही इक्वल अमाउंट की पेनल्टी लगेगी आपके ऊपर। ये बताता है सेक्शन 271D आपको।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये जो लोन लिया था अब इसको वापस कैसे देना है आपने, तो ये बताता 269T। अगर 20,000 से ऊपर का अमाउंट का लोन था जो आप वापस देना है अब, तो वो भी आपको अकाउंट पे चेक, बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या फिर अदर मोड प्रेस्क्राइब्ड से ही देना है, कैश में नहीं देना है। यहां पर जो है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट को करने के बाद अगर वो 20,000 से ऊपर हो जाता है तो भी आपको वो कैश में नहीं पे करना है। तो यहां 20,000 की लिमिट को हमें ध्यान रखना है। तो कभी भी हमको लोन का फ्रेंड्स लेन देन करना है, किसी को लोन देना है, किसी से लेना है, तो हमेशा ही 20,000 की लिमिट को हमें ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए हम इस सेक्शन का वोलेशन करते हैं तो जितना भी अमाउंट का हमने लोन रीपेमेंट किया है वो उतने ही अमाउंट की पेनल्टी, मतलब कि सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लोन सो रीपेड, उतनी ही हमारे ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। ये बताता है सेक्शन 271E। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सेक्शन 43 का प्रोवाइजो। ये सेक्शन जो है वैसे तो एक्चुअल कॉस्ट क्या लेनी है किसी भी एसेट की उसके बारे में बात करता है, लेकिन इसका एक प्रोवाइजो है, वो ये कहता है कि अगर किसी एसेट की वैल्यू 10,000 से ज्यादा थी और वो आपने कैश में जो है परचेज कर ली, मतलब उसकी पेमेंट आपने कैश में कर दी है, तो वो आपको एक्चुअल कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं करनी है। तो जब एक्चुअल कॉस्ट के अंदर ऐड ये नहीं करने देगा आपको, तो इसका मतलब इसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा। तो फिक्स एसेट को खरीदते वक्त हमेशा ध्यान रखना है कि हम जो है उस फिक्स एसेट को हमेशा ही अकाउंट पे चेक, बैंक ड्राफ्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही खरीदें, अदरवाइज हमें उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा अगर वो 10,000 से ऊपर की है तो। नेक्स्ट सेक्शन है फ्रेंड्स 80G, 80GGB, 80GGC। ये डोनेशंस के बारे में बात करता है कि अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना है, इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन देना है, रिलीजियस ट्रस्ट को या चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन देना है, तो डोनेशन अगर आप 2,000 से ज़्यादा देते हैं और कैश में देते हैं तो उसकी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। अलग से कोई पेनल्टी नहीं है, लेकिन डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर वो कैश में पेमेंट कर दी, तो उसका बेनिफिट आपको इनकम टैक्स में नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट है हेल्थ इंश्योरेंस, जो सेक्शन 80D बताता है। तो अगर आपने अपना मेडिक्लेम जो है लिया है और वो उसकी कैश में पेमेंट कर दी है, तो मेडिक्लेम की छूट आपको नहीं मिलेगी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में। तो अलग से पेनल्टी नहीं है कोई भी इसके ऊपर, लेकिन जो आपको बेनिफिट मिलना था वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा यहां पर फ्रेंड्स। इसमें नेक्स्ट जो है अभी जो अदर मोड हमने देखे थे, अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज में भी प्रेस्क्राइब्ड, तो रूल 6A में कुछ मोड प्रेस्क्राइब हैं कि ये सारे मोड हैं जो अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड जो स्पेसिफाई कर रखे हैं, इन सबको जो है वैलिड माना जाएगा। अगर आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी, डेबिट कार्ड से कर दी, नेट बैंकिंग से, IMPS, UPI, RTGS, NEFT या भीम ऐप वगैरह के द्वारा आपने अगर पेमेंट करी है, तो ये सारे वैलिड मोड हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो इन सब से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो कभी भी कैश में ट्रांजैक्शन कर रही हैं फ्रेंड्स, आप इन सभी सेक्शन का ध्यान रखें कि आपको रिसीव कितना करना है, अगर लोन लेना या देना है तो कितना करना है, कोई खर्चा कर रहे हैं आप तो कैश में कितना करना है, तो एसेट खरीदते वक्त कैश का क्या ध्यान रखना है, मेडिक्लेम लेना है, डोनेशंस देने हैं, ये सारी की सारी बातें मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की हैं। इन सारी लिमिट्स को आप ध्यान रखें। इस वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और हमको ईमेल के जरिए भी पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वहां पे आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।